पीढ़ी अपने उतराव की ओर होगी, वह भी अपनी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रही होगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के एक कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज उत्तर प्रदेश अपने इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि बहुत शीघ्र दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने होगा। 38 वर्षों के बाद लखनऊ वापस आई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी उपलब्धियों के साथ आपके सामने है। यानी 38 वर्ष लगभग 2 पीढ़ी का कार्यकाल होता है। 38 वर्ष पहले आप में से मुझे लगता है कि उस नेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत कम लोग रहे होंगे जो उस कार्यक्रम में उस समय भागीदार बने होंगे। नई पीढ़ी उस समय दस्तक दे रही होगी और वह पीढ़ी अपने उतराव की ओर होगी, वह भी अपनी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रही होगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के एक कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने चैलेंज थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। रिफॉर्म करने में उद्योग जगत की उन बैरियर्स को हटाने के लिए जितने रिफॉर्म हो सकते थे, हमने खुले दिलो दिमाग से उस कार्यक्रम को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आने में सफलता प्राप्त की है। और इसमें भी तमाम नए रिफॉर्म, इस सब के बावजूद जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, हम उसको लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश में, यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर पर निवेश के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम 0 पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता। 64,000 हेक्टेयर लैंड को भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त करवा करके अपने इंडस्ट्री के लिए एक लैंड बैंक बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया है। तेजी के साथ आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश आज आप सबके सामने है। हर एक क्षेत्र में आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने एक नए विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। बैंक, मैं जब आया था तब उत्तर प्रदेश की 42-43 CD रेशो था बैंक्स का। जितने बैंकर्स थे, जब मैं उनके साथ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक करता था, मैं अक्सर देखता था, हम लोग जब भी उनसे चर्चा करते थे कि क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति,
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 56% तक पहुंच चुका है और बहुत शीघ्र हम इसको 60% तक ले जाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के डाटा आंकड़े आए हैं वे समझने के लिए पर्याप्त होंगे कि उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये चीजें दिखाती हैं एक सकारात्मक दिशा उत्तर प्रदेश के अंदर है। इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भी राज्य ने इस सदी की इन 6 वर्षों में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना करते हुए भी आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश ने अपनी एमएसएमई को, जो एक प्रकार से 2017 के पहले मृतप्राय सा हो गया था, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम बनाए। आपने देखा होगा, हमने उसकी मैपिंग की, हमने उसको नई डिजाइन के साथ, मार्केटिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई की और फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसकी एक ब्रांड की। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना आज भारत सरकार की योजना बन गई है। पूरे देश के अंदर लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना ने उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में स्थापित करते हुए एक्सपोर्ट हब के रूप में भी बदलने में मदद की है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट वर्तमान में उत्तर प्रदेश कर रहा है। ऐसे ही अन्य परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए सन 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान देश में हम रिलैक्सेशन देंगे और सरकारी नौकरी में भी इनके लिए वेटेज उपलब्ध करवाएंगे, जिससे इनका समायोजन हो सके, क्योंकि ट्रेंड यूथ होंगे। उनके लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुए अपनी थीसिस भी इस दौरान लिखें, अपना शोध पत्र भी इस दौरान लिखें, क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में, क्यों ये विकास खंड पिछड़ गया था, क्यों हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले पिछड़ा था, कौन से कारण थे जिसमें आपने तेजी की और ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये बहुत सारे कारण हैं जिसमें इंडस्ट्री मददगार हो सकती है और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध करा सकता है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकता है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जोरदार प्रगति की है। गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली के कोने से यानी मेरठ और गाजियाबाद के बीच से प्रयागराज तक जोड़ रही है। अगर आज के दिन पे कोई मेरठ से मौजूदा व्यवस्था में आना चाहेगा प्रयागराज के लिए तो उसको कम से कम 16-17 घंटे लगेंगे, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी की जा सकती है मेरठ से प्रयागराज के साथ। औद्योगिक क्लस्टर भी अलग अलग स्थानों पर विकसित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने इस वर्ष के बजट में 2 औद्योगिक परिक्षेत्र विकसित करने की व्यवस्था की है, एक बुंदेलखंड में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड में नोएडा, ग्रेटर नोएडा जी की तर्ज पर झांसी और कानपुर के बीच में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर झांसी नेशनल हाईवे के साथ जुड़ करके वहां पर लगभग 38,000 हेक्टेयर लैंड में हम एक नया औद्योगिक परिक्षेत्र का विकास करने जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि इसके बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि वहां पर हम लोग एक एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं, यानी उसकी बेहतर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी तो है ही, एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ ही वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा कानपुर और झांसी के बीच में पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में लैंड हमारे पास वहां पर। और दूसरा हम विकसित करने जा रहे हैं गोरखपुर और गोरखपुर में। इन दोनों पर युद्ध स्तर पर हमारा कार्य आगे बढ़ चुका है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी आपने देखी होगी, 2017 में हमारे 2 एयरपोर्ट ही पूरी तरह क्रियाशील थे, गोरखपुर
आंशिक रूप से था। कभी सप्ताह में एक फ्लाइट आ जाती थी और कभी बंद हो जाती थी। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही है, ऐसे ही प्रयागराज से भी चल रही है। 9 एयरपोर्ट इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान में कार्य चल रहा है। 12 में से 5 एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एमओयू कर दिया है, जिसमें हमने उनको इस एयरपोर्ट बना करके सौंप दिए हैं और हम कह रहे हैं कि आप इसमें वायु सेवा प्रारंभ करिए। वे बहुत शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। शेष अन्य एयरपोर्ट को हम बहुत शीघ्र बना करके वहां पे भी एयर कनेक्टिविटी के साथ उसको जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं और इस वर्ष के अंत तक, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, यानी अयोध्या एयरपोर्ट तो इस अगले 3 महीने के अंदर हम उसको क्रियाशील कर देंगे। जेवर एयरपोर्ट इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उसे भी हम क्रियाशील कर देंगे। यानी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में होगा। ये एक नई उत्तर प्रदेश की प्रगति। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में हमने सुविधा दे दी है और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश अपना इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करने जा रहा है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के साथ